One of the commonest problem is rotator cuff tear. किस स्केल के बाद ये ज़्यादा डेंजरस हो जाता है? जो बोलते हैं ना वन साइज फिट्स ऑल, ये अप्रोच मेडिसिन में नहीं चलता। प्रॉपर साइज के बारे में बात करिए तो उसका साइज कैसे मेजर करते हैं? उसके लिए हम इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। कॉमनली डन इन्वेस्टिगेशन फॉर रोटेटर कफ टियर इज एमआरआई। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस, हमारे पास जिम यूजर्स बहुत आते हैं, दे हैव गॉट ओवर यूज इंजरी, सो यू हैव टू गेट ट्रेनिंग अंडर ए प्रॉपर ट्रेनर। डिफरेंट ग्रुप ऑफ मसल्स को प्रॉपर तरीके से डेवलप करना है, तभी आपकी इंजरी में स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग, ये दोनों चीजें करनी होगी। जब पेन होता है शोल्डर में तो लोग इग्नोर कर देते हैं, वो कितना डेंजरस हो सकता है? तो यू आर राइट, शोल्डर की जो प्रॉब्लम है ना, इग्नोर करते हैं। इसलिए करते हैं ना, जहाँ तक नी की प्रॉब्लम है, जैसे प्रॉब्लम होती है पेशेंट तुरंत ट्रीटमेंट के लिए आता है, क्योंकि उसका चलना मुश्किल होता है। लेकिन शोल्डर में ऐसा नहीं है। तो सर आपने बताया फ्रोजन शोल्डर के बारे में, जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम बताया आपने, तो ये होता क्या है? इसमें पहले आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि पेशेंट को नाइट पेन्स होते हैं। अच्छा, सोते सोते भी कंधा निकल जाता है शोल्डर से। एक शोल्डर 2 बार से ज़्यादा डिस्लोकेट हो चुका है, तो उसके रिपीट डिस्लोकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कि अगर रिपीटेड डिस्लोकेशन हो रहा है, उस केस में सर्जरी की जरूरत है। अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हेलो दोस्तों, स्वागत है द व्हाइट कोट टॉक के एक नए एपिसोड में। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। आज हमारे साथ हैं एक हाईली एक्सपीरियंस डॉक्टर शेखर श्रीवास्तव, जो कि एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट संत परमानंद हॉस्पिटल, जिनकी स्पेशलिटी है नी रिप्लेसमेंट एंड शोल्डर रिप्लेसमेंट। सो डॉक्टर, वेलकम टू द व्हाइट कोट टॉक। थैंक यू अनुज। सो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपके बारे में कि आपकी जर्नी क्या रही है, एंड आपके पास किस किस टाइप के पेशेंट आते हैं और जिन्हें आपको ट्रीट करने में क्या क्या फेस करना पड़ता है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, और मैं संत परमानंद हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट का हेड करता हूँ। एंड वी हैव अ बिग टीम ऑफ अराउंड 15 सर्जन्स। और ऑर्थो जो संत परमानंद हॉस्पिटल का जो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है, दैट इज वेल नोन थ्रू आउट द नॉर्थ इंडिया फॉर द एक्सीलेंट वर्क विच वी डू। शोल्डर की प्रॉब्लम्स बहुत कम जगह अच्छे से ट्रीट की जाती है। हम शोल्डर्स की प्रॉब्लम बहुत ट्रीट करते हैं। इसमें आपके शोल्डर रिप्लेसमेंट भी आते हैं, शोल्डर की आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज भी आती है, और अभी लास्ट 2-3 साल से हमने टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी ये किया है। और वी वेर वन ऑफ द फर्स्ट हॉस्पिटल्स टू स्टार्ट रोबोटिक जॉइंट नी रिप्लेसमेंट, और अब तक हमने करीब 1500 से ज़्यादा रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट्स कर चुके हैं। तो डॉक्टर टेल मी, मैंने देखा है अक्सर लोगों में कि जब पेन होता है शोल्डर में तो लोग इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी आगे चल के प्रॉब्लम होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, और अगर वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो वो कितना डेंजरस हो सकता है? सो यू आर राइट, शोल्डर की जो प्रॉब्लम है ना, ये थोड़ा सा अभी भी लोग इसको इग्नोर करते हैं। इसलिए करते हैं ना, जहां तक नी की प्रॉब्लम है, जैसे ही प्रॉब्लम होती है पेशेंट तुरंत ट्रीटमेंट के लिए आता है, क्योंकि उसका चलना मुश्किल होता ओके। है ना। लेकिन शोल्डर में ऐसा नहीं है, तो इसीलिए लोग शोल्डर की प्रॉब्लम इग्नोर करते हैं। प्लस काफी कम लोग शोल्डर का प्रॉपर ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो अक्सर ये होता है कि वो बोल देते हैं कि आप फिजियोथेरेपी कराते रहो, और कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि महीनों से फिजियोथेरेपी करा रहे हैं विदाउट एनी इम्प्रूवमेंट। ओके, सो द कॉमन प्रॉब्लम्स विच वी सी, जो हमारे पास शोल्डर की कॉमन प्रॉब्लम्स लेके जो पेशेंट्स आते हैं, उसमें सबसे कॉमन जो है वो होगा फ्रोजन शोल्डर। ठीक है, दैट इज द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम, जो कि एक तरह से कंधा जाम होना जाम जो हो बोलते जाता है। हैं, हाँ। वो एक कॉमन प्रॉब्लम है। दूसरी, अगर हम यंग पेशेंट में प्रॉब्लम की बात करें, है ना, सो आई विल डिवाइड इनटू एज ग्रुप्स। ओके। अगर हम यंग पेशेंट की बात करें, से अराउंड 20-30, है ना, उसमें जो है शोल्डर डिसलोकेशन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। बिल्कुल। कंधा बार बार उतर जाता है जी। ना, दैट इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। और जो एल्डरली होते हैं, 50-55-60 के ऊपर जो होते हैं, उनमें एक बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम जो पाई जाती है, वो होती है रोटेटर कफ टियर। ओके। रोटेटर कफ मसल्स होती हैं शोल्डर के चारों तरफ, उसमें टियर हो जाता है। ओके। तो वो बड़ी कॉमन है। ओके। बहुत ज्यादा हो जाते हैं जो पेशेंट 70 के ऊपर है, उसमें फिर आर्थराइटिस होती है। जैसे घुटनों में आर्थराइटिस होती है, वैसे शोल्डर में भी हो जाती है। ओके, तो ये प्रॉपर तो ये इस तरह से ब्रॉडली ये 3-4 प्रॉब्लम जो है शोल्डर में बहुत कॉमन जी। तो सर, आपने बताया फ्रोजन शोल्डर के बारे में, जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम बताया आपने। तो ये होता क्या है, और इसका प्रॉपर प्रोसेस क्या होता है ट्रीटमेंट करने का? है। सो फ्रोजन शोल्डर जो है, या कंधा जाम होना, दिस इज द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम इन शोल्डर जॉइंट। ठीक है ना।
अगर मैं ओवरऑल शोल्डर प्रॉब्लम्स की बात करूं कि सपोज मेरे पास 100 पेशेंट आते हैं शोल्डर प्रॉब्लम लेके, जी, तो एटलीस्ट 50% विल बी हैविंग फ्रोजन शोल्डर. ओके, ओके, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम. जी, ओके, हम्म, सो इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपके कंधे की मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है. ओके, ठीक है ना. जब कंधे की मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गई तो हम्म, जब आप उसके फोर्सफुली मूव करोगे तो वो पेनफुल होता है. बिल्कुल, ठीक है. हम्म, ज्यादातर ये प्रॉब्लम हम पास से देखते हैं बिटवीन 40 to 60. हम्म, ठीक है. और कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें ये फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम ज्यादा कॉमन है. हम्म, दोज हु आर डायबिटिक, हम्म, जो थायराइड के पेशेंट्स हैं. हम्म, ठीक है. कार्डियक पेशेंट्स हैं. हम्म, इन पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है, पर इसका ये मतलब नहीं कि नॉर्मल लोगों में नहीं मिलता है, उनमें भी हम्म, मिलता है, लेकिन इनमें ये ज़्यादा पाई जाती है. हम्म, ठीक है. इसका कारण क्या है, इसका हम्म, कारण अभी तक ज़्यादातर पता नहीं रहता. हम्म, इसका कारण अननोन रहता है. ठीक है. ओके, हम्म, इसमें पहले आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है. हम्म, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि पेशेंट को नाइट पेन्स होते हैं, हम्म, रात को नींद नहीं आती है, हम्म, थोड़ी सी मूवमेंट में पेनफुल हो मूवमेंट जाता में है, पेन होता है, हाँ, और फिर मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. ओके, सो दिस इज द मेन सिम्टम्स ऑफ फ्रोजन शोल्डर, और इस तरह के पेशेंट्स में ये पाया जाता है. ओके. सो ये फ्रोजन शोल्डर कितना नॉर्मल होता है और कितना डेंजरस हो सकता है? क्योंकि सोने के टाइम पे भी काफ़ी लोगों को ये होता है कि एकदम से फ्रीज़ हो जाता है, रोटेट करना या सोने की वजह से भी हो जाता है गलत एंगल से। तो उस केस में क्या करें? जो अगर हम फ्रोजन शोल्डर की बात करें, हुँ, सो इट इज नॉट ए लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम, हुँ, है ना. हुँ, बट इट अफेक्ट्स योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, हुँ, बिकॉज आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हो. बिल्कुल, आपको ये कप उठाना है, हुँ, और ये उठाने में फिर आपको पेन हो रहा है. बिल्कुल, आप सो रहे हो, करवट ले रहे हो, पेन हो रहा है. बिल्कुल, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, सो इट अफेक्ट्स योर क्वालिटी ऑफ लाइफ. हुँ, एज फार एज ट्रीटमेंट इज कंसर्न्ड, हुँ, ठीक है, तो ज्यादातर केसेस में हम दवाइयाँ देते हैं, हुँ, मेडिसिन में पेन किलर्स वगैरह दी जाती हैं. हुँ, इसमें थोड़ी फिजियोथेरेपी की जाती है. ओके, फिजियोथेरेपी में बेसिकली हमें इसको स्ट्रेच करना होता है. हुँ, स्ट्रेचिंग से धीरे धीरे खुल जाता है. हुँ, कई केस में अगर नाइट पेन ज्यादा परेशान कर रहा है, हुँ, उस केस में हम इसमें इंजेक्शन भी लगाते हैं. ओके, ठीक है. इंजेक्शन से भी अच्छा आराम आ जाता है. ओके, तो 90% of the patient हुँ, of frozen shoulder, they can be managed with either medication हुँ, or physiotherapy हुँ, or exercises. ठीक है, ओके, और इंजेक्शन. ओके, 10% ऐसे होते हैं, या आई वुड से लेस देन 10% ऐसे होते हैं हुँ, जिनको इन चीज़ों से आराम नहीं आता है. हुँ, उस केस में हम इसमें एक छोटी सी सर्जरी करते हैं. ओके, ये सर्जरी जो होती है, इसको हम आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं, दूरबीन की सर्जरी होती है. ओके, तो इसमें बहुत छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे दो छेद किए जाते हैं, एक ओके, सामने और एक पीछे. हुँ, एक तरफ से हम कैमरा डालते हैं, हुँ, और दूसरी तरफ से इंस्ट्रूमेंट डाल के हम उसको जॉइंट को खोल देते हैं. ओके, सो बट इसकी ज़रूरत लेस देन 10% पेशेंट्स में होती है. ओके, ज़्यादातर पेशेंट्स जो होते हैं हुँ, वो एक्सरसाइज, दवाइयों या फिर इंजेक्शन से ठीक हो जाते हैं. ओके। तो सर्जरी के बाद परमानेंट इसका हाँ, वंस इलाज हो जाता है? वंस इट इज क्योर्ड, ओके, देन इट इज ओके फॉर द लाइफ टाइम. क्योंकि ज़्यादातर तो पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो सर्जरी के नाम से ही डर जाते हैं। हाँ. तो उनमें भी ये काफ़ी फ़ियर होता है कि ये एक बार ट्रीटमेंट कराने से हो जाता है, तो चलो करा लेते हैं ये ट्रीटमेंट। तो वो भी सो हुँ, तो ये जो ट्रीटमेंट होता है पेशेंट खुद डिमांड करता है. ओके, जब वो देख लिया कि 6 महीने 8 महीने हो गए और मुझे आराम नहीं आया है और हुँ, मुझे दिक्कत चल रही है, हुँ, देन दे देमसेल्फ आस्क कि डॉक्टर साहब अब हुँ, कैसे क्या करना है ना. ओके, एंड देन वी एक्सप्लेन इट टू देम कि एक बार आपका कंधा खुल जाएगा हुँ, तो ये हमेशा के लिए है, ये नहीं कि इसमें आपको बार बार कुछ कराने की जरूरत है. ओके, और यूजुअली ये देखा गया है कि जब ये एक बार ठीक हो जाता है तो ये लाइफ लॉन्ग ठीक चलता ओके, गॉट इट। सो डॉक्टर जैसे फ्रोज़न शोल्डर का भी आपने प्रॉपर तरीके से बताया, तो और क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं यंग लोगों में? जैसे यंग है. बॉयज़ यस, होते हैं जो एथलीट होते हैं। यस, हुँ, वेरी राइट. जो ये हमने फ्रोजन शोल्डर की बात की, ये हुँ, यूजुअली जो हम देखते हैं, वी सी इट इन हुँ, पेशेंट्स बिटवीन 40 to 60 years ऑफ एज. ओके, ओके. लेकिन जैसा आपने बोला, यंग पर्सन्स हुँ, जो 20s में 20s हैं हुँ, या टीन्स में हैं, हुँ, ठीक है, और जो एक्टिव हैं, स्पोर्ट्स में हैं, हुँ, ठीक है. सो इन लोगों में एक प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन होती है वो है रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन. ओके, रिकरेंट मतलब बार बार होना.
ओके। कंधा जो है अपने सॉकेट से बार बार निकलते रहता निकल। है, ठीक है ना। हम्म। एंड दिस इज एन इमरजेंसी। ओके। आप खेल रहे हो और अचानक से आपका शोल्डर डिसलोकेट हो गया हम्म। और फिर आप नहीं खेल सकते हम्म। ना। हाँ। अभी जैसे कि आपने वो लास्ट टेस्ट मैच देखा होगा, इंडिया और इंग्लैंड का फिफ्थ इंग्लैंड का। टेस्ट मैच, हम्म। उसमें जो उनका बैट्समैन था जो गिर गया था और उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया और ही कुडंट बैट। हम्म। ओके। या आप स्विम कर रहे हो, अचानक डिसलोकेट हो जाए तो आपके डूबने का डर है। हम्म। आप बस पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए और डिसलोकेट हो गया। बिल्कुल। सो दिस इज अ वेरी सीवियर कंडीशन। हम्म। और ये यंग लोगों में यूजुअली पाया जाता है बिकॉज ऑफ आइदर स्पोर्टिंग इंजरी या कई बार ट्रॉमा की वजह से ऐसे भी हो सकता ओके। सो जैसे मेरा सोने की वजह से और वो एकदम से पेन उठा, मैंने फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाया, काफ़ी टाइम ट्रीटमेंट भी कराया उसका, वो ठीक ही नहीं हो रहा। ठीक है। और उसमें अभी तक पेन होता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं? है। उसके रीजन अलग अलग हो सकते हैं, है ना। यंग पर्सन की जहां अभी बात कर रहे थे शोल्डर डिसलोकेशन की, हम्म। जब ये बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है या बार बार होता है तो कई बार ये नींद में भी हो जाता है। अच्छा। सोते सोते भी कंधा निकल हम्म। जाता है सॉकेट से, ठीक ओके। है ना। तो अगर ये बार बार डिसलोकेट हो रहा है, यूजुअली हम बोलते हैं कि अगर एक शोल्डर 2 बार से ज्यादा डिसलोकेट हो चुका है हम्म। तो उसके रिपीट डिसलोकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ओके। और उस केस में हम पेशेंट को सर्जरी एडवाइस करते हैं। ओके। सो शोल्डर डिसलोकेशन का क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है? सो अगर जैसा मैंने बताया कि अगर रिपीटेड डिसलोकेशन हो रहे हैं हम्म। तो उस केस में इसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। ओके। और ज़्यादातर केस में हम वही आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन की सर्जरी करते हैं, ओके। ठीक है ना। हम्म। सो इट्स अ वेरी प्रिसाइज सर्जरी, इट्स अ वेरी एक्यूरेट सर्जरी, हम्म। ठीक है। हम्म। वी पुट कैमरा इनसाइड द जॉइंट। हम हम्म। जॉइंट के अंदर एक छोटे से पेंसिल के टिप जैसा एक कैमरा डालते हैं हम्म। और जो हमें एक 10 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज दिखाता है। हम्म। यूजुअली शोल्डर डिसलोकेशन में मसल्स जो होती हैं वो हम्म। उखड़ चुकी होती हैं। हम्म। हम दूरबीन से ही उसको वापस जाके फिक्स कर देते हैं। ओके। तो इसमें बिकॉज कोई ज़्यादा कट नहीं लगता है, जॉइंट ओपन नहीं किया जाता है, दूरबीन हम्म। से होता है, हम्म। तो इसमें पेन बहुत कम होता है, ओके। इसमें रिकवरी बहुत फास्ट होती है, ओके। ठीक है। और एक बार ये हील हो जाए देन हम्म। पेशेंट कैन गो बैक टू देयर स्पोर्टिंग एक्टिविटीज ऑल्सो। ओके। पेशेंट वापस अपने स्पोर्टिंग एक्टिविटी में जा सकता है। काफ़ी एथलीट्स का ये डर डर होता है कि अगर सर्जरी होगी एक बार तो फिर वो परमानेंट बाहर हो जाते हैं, वो स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, तो उनका काफ़ी ये डाउट और फियर रहता है। सो इट्स ए आई वुड से इट्स अ कैच 22 सिचुएशन। हम्म। अगर वो सर्जरी नहीं कराते हैं हम्म। और स्पोर्ट्स के बीच में अगर उनका डिसलोकेट हो जाए, हम्म। दैट्स ऑल्सो ए प्रॉब्लम। बिल्कुल। स्पेशली रेसलर्स की बात करें, हम्म। उनके शोल्डर्स पे बहुत स्ट्रेस आता है ना। बिल्कुल। और अगर इसमें आप जानते हो स्पोर्ट्स पर्सन में अगर 2% भी अगर वो अपनी हम्म। 98% परफॉर्मेंस भी दे हम्म। तो भी वो फेल कर सकता है। फेल कर सकता ही है। हैज टू गिव 110% परफॉर्मेंस, है ना। जी। सो अगर उस केस में अगर उसके शोल्डर में थोड़ी भी वीकनेस है हम्म। तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम्म। तो इसमें हमें बैलेंस करना पड़ता है। हम्म। सपोज एक स्पोर्ट्स पर्सन अपने मिड सीजन में है तो उसमें हम कोशिश करते हैं किसी तरह दवाइयों से एक्सरसाइज से उसको मैनेज किया जाए। जी। और जैसे ही उसका सीजन खत्म होता है वी एडवाइस कि अब आप सर्जरी जल्दी करा लो, ओके। ठीक है ना। हम्म। सो दैट कि जब तक आपका नेक्स्ट सीजन शुरू होता है हम्म। आप रिकवर कर जाओ और हम्म। अपने स्पोर्ट्स में वापस जाओ, ओके। ठीक है ना। जी। विथ प्रॉपर टेक्निक्स एंड प्रॉपर रिहेबिलिटेशन ओके। दे कैन गो बैक टू देयर स्पोर्ट्स। ओके। वापस अपने स्पोर्ट्स में जाके वैसे ही परफॉर्म कर सकते हैं। ओके। तो इस ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगता है प्रॉपर सो कंप्लीट हो? सर्जरी की बात अगर की जाए, सर्जरी के लिए तो पेशेंट हार्डली एक दिन के लिए हम एडमिट करते हैं, है ओके। ना। और नॉर्मल एक्टिविटी पेशेंट की जो है वो 3 से 4 हफ्ते में शुरू हो जाती है, ओके। ठीक है। लेकिन वापस स्पोर्ट्स में जाने के लिए हम्म। जिस लेवल पे वो खेलते हैं हम्म। उस लेवल के स्पोर्ट्स में जाने के लिए कम से कम 6 से 8 महीने की जरूरत। तो इसमें नॉर्मल तरीके से कुछ ट्रीटमेंट है या सीधा सर्जरी है इसका नहीं, सॉल्यूशन? मैंने जैसा बताया कि हम नॉर्मली अगर किसी का डिसलोकेशन हम्म। 2 बार से ज्यादा हुआ है तो उसमें करते हैं ना। ओके। फर्स्ट डिसलोकेशन के बाद यूजुअली हम्म। वी आल्सो ट्राई कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, मतलब हम पेशेंट को फिजियोथेरेपी कराते हैं, फिजियोथेरेपी के पेशेंट थ्रू। की मसल स्ट्रेंथनिंग कराते हैं, हम्म। ठीक है ना, ताकि बिना सर्जरी के काम चल सके। हम्म। और मोर देन 50% पेशेंट जो हैं वो इससे सेटल हो जाते हैं, ओके। ठीक है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को 2-3 बार डिसलोकेशन हो चुके हैं, हम्म। इन दैट केस वी टेल देम कि इट्स बेटर यू गेट इट ऑपरेटेड। हम्म।
जैसे बहुत कॉमन लोगों में ये देखने के लिए मिलता है, या जो वर्कआउट करते हैं तो उनका ये होता है कि शोल्डर में से कट कट की आवाज़ आने लगती है। हम्म, वो उन्हें लगता है विटामिन डी की प्रॉब्लम है, कमी है, या फिर उन्हें योगा कर लेनी चाहिए। तो इस तरीके का माइंडसेट होता है, तो उस पे सो जॉइंट में से आवाज आना एक बहुत ही कॉमन चीज ओके। है ना, एंड if it is not associated with any pain, हुँ, if it is not associated with any weakness, हुँ, then one can ignore it. ओके, वो अगर नॉर्मल है। अगर वो हाँ वो नॉर्मल है, ओके, कुछ लोगों में ये नॉर्मल चीजें है ना, ओके, अगर उसके साथ पेन नहीं है, हुँ, अगर उसके साथ कोई वीकनेस नहीं है, हुँ, कोई झटका नहीं आ रहा है, हुँ, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ओके, ना, आप उसको इग्नोर कर सकते हो। हुँ, और बाकी जो एक्सरसाइजेस की बात आपने शुरू की थी, वेल मैं ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी आप अगर स्पोर्ट्स खेल रहे हो, हुँ, यंग पर्सन की हम बात कर रहे हैं, है हाँ, ना? आइदर बिल्कुल, वो जिम की बात कर रहे हैं जिम या या स्पोर्ट्स अदर की बात कर एक्टिविटीज़, रहे हैं, हाँ, है ना? तो एक प्रॉपर ट्रेनर के अंदर आपको सीखना ज़रूरी होता है, हुँ, ठीक है ना? मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस, हमारे पास जिम यूज़र्स बहुत आते हैं, बिल्कुल, ठीक है? हुँ, जिसमें वी टेल देम दैट दे हैव गॉट ओवर यूज इंजरी। ओवर यूज मतलब उनकी जो बॉडी है, उनकी जो मसल्स है, उतना स्ट्रेन लेने को तैयार नहीं है जिसको वो करते जा रहे हैं, हुँ, जिसकी वजह से ब्रेक डाउन होता है। सो यू हैव टू गेट ट्रेनिंग अंडर ए प्रॉपर ट्रेनर। हुँ, आपको डिफरेंट ग्रुप ऑफ मसल्स को प्रॉपर तरीके से डेवलप करना है, हुँ, तभी आपकी इंजरी नहीं होगी। सो ओके, उस हिसाब से स्ट्रेंथनिंग आपको चाहिए। हुँ, सेकेंड थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, अगर आपके जॉइंट स्टिफ हैं हुँ, और आप उसमें ज़्यादा एक्सरसाइज करो या सडनली स्पोर्ट्स खेलना शुरू करो, हुँ, तो इंजरी के चांसेस होते हैं। इसलिए हमेशा हम बोलते हैं कि यू शुड डू प्रॉपर वार्म अप बिफोर यू स्टार्ट एक्सरसाइजेज और बिफोर यू स्टार्ट योर गेम, हुँ, है ना? हुँ, सो प्रॉपर वार्म अप, स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग, ये ओके। दोनों चीज़ें करनी बहुत जरूरी है। जिसकी वजह से जॉइंट या बॉडी नॉर्मल तरीके से एक्ट करे। सो डॉक्टर, जैसे आपने यंग लोगों के बारे में तो काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर कर दी हैं। सो जैसे जो एल्डर लोग होते हैं, उनमें क्या-क्या प्रॉब्लम आती हैं शोल्डर में? सो अगर हम एल्डरली लोगों की बात करें, जैसे कि दोज हु आर अबव 60, ओके। है ना, हुँ, 60, 65, 70, जी। so one of the commonest problem is rotator cuff tear, हुँ, ठीक है ना? हुँ, आपने सुना होगा कहीं पे लोगों को कि हुँ, मेरा रोटेटर कफ रिपेयर हुआ जी। है ना? हाँ, सो ये है बिल्कुल। क्या चीज? हुँ, बेसिकली अगर हम शोल्डर को देखें, शोल्डर एक ऐसा जॉइंट है, ये कप है, ये बॉल है, जी। ऐसे मूव कर रही है। हुँ, इसके ऊपर एक मसल आती है, हुँ, एक ग्रुप ऑफ मसल आती है, 4 मसल का ग्रुप है, 4 में। हुँ, जो कि बॉल को कवर करके रखता है और इसकी मूवमेंट प्रोवाइड करता है। इसको हम रोटेटर कफ बोलते हैं, ओके। ठीक है? हुँ, तो इस एज में 60, 65, 70 की एज में हुँ, इस मसल में टियर हो जाता है, ओके, और ये टियर बिना कोई इंजरी के होता है, ओके, ठीक है ना? दिस इज ए डीजनरेटिव टीयर, मतलब एज रिलेटेड वियर एंड टीयर होने की वजह से ये टीयर हो रहा है। ओके। और इसकी वजह से क्या होता है, हुँ, शोल्डर पेनफुल हो जाता है, हुँ, इसकी वजह से शोल्डर में वीकनेस आ जाती है, ओके। पेशेंट हाथ नहीं उठा पाता है, हुँ, हाथ गिर जाता है, हुँ, कोई काम करने जाओ तो उसमें स्ट्रेंथ नहीं आती है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ रोटेटर कफ टीयर। ओके। क्या यंग लोगों में रोटेटर कफ टीयर होता है? हाँ हुँ, होता अच्छा। है ना? हुँ, सपोज से 40 45 में भी होता है, ओके। बट उस केस में हुँ, देयर इज अ डेफिनेट हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा। ओके, वहां पे शोल्डर में इंजरी हुई होती है, जिसकी वजह अच्छा, से टीयर होता है। ओके, लेकिन 60 के ऊपर ये टीयर जो होते हैं बिना इंजरी के भी हो जाते हैं। ओके, ओके, ओके। तो इससे जैसे अगर इस एज के बाद अगर ये रोटेटर कफ टीयर हो रहा है, तो उस केस में वो घर पे चीज़ें ठीक कर सकते हैं? कितना मतलब मेडिसिन से कर सकते हैं? किस स्केल के बाद ये ज़्यादा डेंजरस हो जाता है? सो जो रोटेटर कफ टीयर का जो ट्रीटमेंट हुँ, है ना, हुँ, इट इज अगेन डिपेंड करता है कि टीयर का साइज क्या है, ओके, जो एमआरआई में आता है, हुँ, कितने समय से पेशेंट को टीयर की वजह से पेन हो रहा है, हुँ, ठीक है, जी, और पेशेंट उसकी वजह से कितना डिसेबल्ड है, कितना परेशान है, हुँ, वीकनेस या पेन कितना है उसको। हुँ, सो यू हैव टू टेक ऑल दिस थिंग इनटू कंसिडरेशन बिफोर यू हुँ, स्टार्ट ए प्लान फॉर दैट पेशेंट, ओके, है ना? कोई जो बोलते हैं ना, वन साइज फिट्स ऑल, ये हुँ, अप्रोच मेडिसिन में नहीं चलता है जी, ना? यू हैव टू हैव डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट प्लान फॉर हुँ, डिफरेंट पेशेंट्स, हुँ, ठीक है? जी, सो अगर टीयर बहुत छोटा है, हुँ, उस केस में हम फिजियोथेरेपी कराते हैं, हुँ, दवाइयाँ देते हैं, ओके, और काफ़ी पेशेंट उससे सेटल हो जाते हैं, नॉर्मल हो कुछ जाता है। करने की ज़रूरत नहीं हुँ, पड़ती है, ओके, ठीक है? अगर टीयर मीडियम साइज़ है या लार्ज साइज़ है,
ओके, उसमें हम पेशेंट को पहले से एक्सप्लेन करते हैं ओके, कि हम आपके लिए एक बार के लिए कोशिश कर रहे हैं दवाइयाँ और एक्सरसाइजेस, हुँ, लेकिन चांसेस हैं कि शायद आपको आराम नहीं आए ओके, और फिर उस केस में हमें सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ेगी। गॉट इट। ठीक है? हुँ, सो हम पहले एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी में बाकी आसपास की मसल की स्ट्रेंथनिंग कराते हैं हुँ, और उसके साथ-साथ फिर हम उनको थोड़े से सप्लीमेंट्स भी देते हैं, हुँ, थोड़ी-सी दवाइयाँ भी देते हैं। हुँ, जो पेशेंट सेटल हो जाता है, हुँ, सेटल इन द सेंस कि पेन जिसका कंट्रोल में आ जाता है, ओके, तो उसमें हम फिर कुछ नहीं करते हैं। ओके, लेकिन अगर पेशेंट को फिर भी पेन है, हुँ, एक्टिविटी इफ़ेक्ट हो रही है, डेली एक्टिविटी इफ़ेक्ट हो रही है, हुँ, रात को पेन है, हुँ, तो उस केस में हम उनको सर्जरी एडवाइस करते हैं। ओके। सो ये आपने कप का साइज़ के बारे में बात करी, हुँ। तो उसका साइज़ कैसे मेज़र करते हैं? वो उसके लिए हम इन्वेस्टिगेशंस कराते हुँ, हैं एंड द मोस्ट कॉमनली डन इन्वेस्टिगेशन फॉर रोटेटर कफ टियर इज़ हुँ, एमआरआई। ओके, सो एमआरआई जो होता है, एमआरआई में हमें दिख जाता है हुँ, कि ये टियर कितना बड़ा है, हुँ, ये टियर होके मसल कितनी रिट्रैक्ट कर गई है, कितनी पीछे चली गई है, हुँ, मसल की क्वालिटी कैसी है, हुँ, ये सारी चीज़ें एमआरआई में पता चल जाती हुँ। जैसे रोटेटर कफ टियर में आपने पेन का ज़िक्र किया एंड शोल्डर डिस्लोकेशन में भी ना ना आए, तो एक कॉमन पर्सन को कैसे पता लगेगा कि ये शोल्डर डिस्लोकेशन है या रोटेटर कफ टियर है? हैं। सो रोटेटर कफ टियर यूजुअली ही पाया जाता है 60 के अबव। हाँ, शोल्डर डिस्लोकेशन की प्रॉब्लम है यंग पर्सन्स की, अच्छा, ठीक है, ठीक है? उससे वो दूसरी बात है, शोल्डर डिस्लोकेशन जो है, वो हुँ, तो एक एक्यूट एपिसोड है। हुँ, डिस्लोकेट हुआ, हुँ, पेशेंट को खुद पता चलता है मेरा कंधा निकल गया है हुँ, और जैसे ही वो बैठ जाता है पेन में आराम आ जाता ओके, है। ओके, जबकि गॉट इट, रोटेटर कफ का पेन तो चलते रहेगा, इट्स अ चलता क्रॉनिक रहेगा। प्रॉब्लम। हुँ, बिना डॉक्टर से कंसल्ट बिना कराए हाँ, नहीं हो हाँ, सकता, पता नहीं चल सकता कि कितना साइज़ मीडियम है या वो तो हाँ, वो तो फिर इन्वेस्टिगेशन से ओके, पता सो डॉक्टर जैसे आपने रोटेटर कफ टियर के बारे में बताया, तो इसका प्रॉपर मैनेजमेंट क्या होता है? यानी इसका प्रोसेस क्या होता है चलता है। ट्रीटमेंट करने के टाइम पे? सो जैसे मैंने बताया कि रोटेटर कफ टियर का जो मैनेजमेंट है, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द टियर, पेशेंट की प्रॉब्लम कितनी है। हुँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द टियर, ओके, वी ऑलवेज स्टार्ट विथ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव मतलब बिना सर्जरी के हुँ, पहले हम दवाइयाँ देते हैं, हुँ, साथ में एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी कराते हैं हुँ, और फिर देखते हैं पेशेंट को कितना रिलीफ आ रहा है। जी, अगर पेशेंट बोल रहा है कि नहीं, मेरा मुझे अच्छा रिलीफ आया है हुँ, और उसकी पावर भी थोड़ी इम्प्रूव हो रही है, तो जी, उस केस में हम हुँ, वी डोंट डू एनीथिंग, वी जस्ट लीव देम एंड उनको बोलते हैं कि आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते रहो। ओके, ठीक है? हुँ, रोटेटर कफ टियर, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एक बार अगर रोटेटर कफ टियर है, हुँ, वो अपने आप हील नहीं करता है। ओके, ठीक है? हुँ, इट डज़न्ट हील ऑन इट्स ओन। हुँ, लेकिन अगर पेशेंट के सिम्पटम्स सेटल हो गए हैं, हुँ, तो फिर उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं ओके, है। ठीक है? हुँ, नाउ लेट्स कम टू दोज़ पेशेंट्स जिनमें ये सेटल नहीं हो रहे हैं, है हुँ, ना? मीडियम साइज़ टियर है, लार्ज साइज़ टियर है, हुँ, तो उसमें डिस्पाइट मेडिसिन्स, डिस्पाइट एक्सरसाइज़ेज़, हुँ, पेन में आराम नहीं आता है। ओके, उस केस में हम पेशेंट को बोलते हैं कि अब आपको सर्जरी की ज़रूरत है। ओके, सर्जरी में हम क्या करते हैं? सर्जरी अगेन जो होती है, हुँ, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, हुँ, दूरबीन वाली सर्जरी होती है। ओके, वही हम छोटे से, इतने छोटे-छोटे 3-4 कट लगते हैं, ओके, एक पीछे, 2 साइड में, एक सामने। ओके, एक तरफ से हम कैमरा डालते हैं हुँ, और बाकी जो होल्स होते हैं, उससे हम क्या करते हैं, जो टियर हुआ है, मसल में जो टियर हुआ है, हुँ, उसको वापस लाके जहाँ से टॉर्न हुआ था, हुँ, उसको वापस वहाँ पे उसी फिक्स जगह करते पे हैं, फिक्स कर फिक्स ओके, करते हैं। हुँ, ये सारा काम दूरबीन से होता है, ठीक ओके, है? और इसको फिक्स करने के लिए हम छोटे-छोटे एंकर्स लगाते हैं, हुँ, जो कि बायो अब्ज़ॉर्बेबल होते हैं, जो शरीर में घुल जाते हैं। हुँ, तो एक बार ये आपका हील हो गया, तो हुँ, ये नेचुरल बन गया, हुँ, बिकम्स एज़ गुड एज़ ए नेचुरल। ओके, ओके? हुँ, तो ये इसमें किया जाता है। ओके। तो इस एज में तो इतनी जल्दी हील भी नहीं होता, हुँ। तो इसका कितना टाइम लगता है इसे हील सो होने में? सो येस, हुँ, बिकॉज़ जैसे मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम भी डिजेनरेटिव है, हुँ, जी, अपने आप टियर होता है। हुँ, दैट मीन्स कि वहाँ पे हीलिंग पोटेंशियल बहुत कम होता है। जी, 60 के ऊपर या 65 के ऊपर जो होता है, हुँ, इसमें हीलिंग रेट जो है 70 टू 80% है। ओके, और यूजुअली इसको पूरी तरह से हील होने में, पूरी तरह से पावर आने में हुँ, करीब-करीब 4 से 6 महीने तक लगता ओके, है ना? हुँ, पेन में रिलीफ तो पेशेंट को जल्दी आ जाता है, हुँ, लेकिन जो पावर है, वो पावर आने में 4 से 6 महीने लग जाते हैं। ओके। और ये सारा ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद
किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? नहीं, once it has healed then it becomes natural, then the patient is allowed to do everything, ओके। है ना? ओके। और जैसा मैंने आपको बताया हम्म। कि हीलिंग रेट इज 70 to 80%, मतलब 20 to 30% पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें बायोलॉजी इतनी अच्छी नहीं होती और वो हील नहीं कर पाता है, दोबारा आने ठीक के है? चांसेस होते हैं। तो उसमें रीटीयर के चांसेस होते हैं। अगर पेशेंट में रीटीयर हो गया है या सपोज कोई पेशेंट 70-75 के ऊपर है जिसमें कि हम चाहते हैं कि एक ही सर्जरी हो जो कि उसकी प्रॉब्लम को ठीक रखे, जी। तो उस केस में हम पेशेंट को शोल्डर रिप्लेसमेंट एडवाइस करते हैं, ओके। जिसमें शोल्डर जैसे घुटने चेंज किए जाते हैं वैसे ही शोल्डर रिप्लेसमेंट किया जाता है। ओके। उस केस में हमें रोटेटर कफ की जरूरत ही नहीं पड़ती है और एक बार रिप्लेसमेंट हो गया तो पेशेंट के पेन में भी आराम आ जाता है और पेशेंट की एक्टिविटी भी अच्छे से हो जाती है। ओके। सो डॉक्टर, जैसे नी रिप्लेसमेंट के बारे में तो ज़्यादातर लोग जानते हैं, पर शोल्डर रिप्लेसमेंट के बारे में बहुत कम लोग को पता होता है। तो इसको रिप्लेसमेंट करते टाइम क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं इसमें? ओके, सो यू आर राइट कि शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी इज नॉट एज कॉमन एज ए नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, ना, क्योंकि इसको करने वाले ही बहुत कम लोग हैं। ओके। ठीक है, अगर 100 लोग नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं तो शोल्डर रिप्लेसमेंट करने के लिए आपको 2 या 3 सर्जन ही मिलेंगे। ओके। बट विथ रेस्पेक्ट टू नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी में रिकवरी बहुत फास्ट होती है, पेन इज ऑल्सो वेरी लेस और इसमें जो रिजल्ट्स आते हैं बहुत अच्छे आते हैं। सो इफ इट इज डन प्रॉपरली, प्रॉपर टेक्निक से अगर किया जाए तो पेशेंट को इसमें रिलीफ बहुत जल्दी आ जाए। विद इन अ मंथ्स टाइम पेशेंट का पेन खत्म हो जाता है, पेशेंट का हाथ चलना शुरू हो जाता है। एज फार एज कॉम्प्लिकेशंस आर कंसर्न, वेल, मेडिसिन में ना कोई एक भी प्रोसीजर ऐसा नहीं है जिसमें कोई बोले 100% सक्सेस है या 0% कॉम्प्लिकेशन है। एवरी प्रोसीजर हैज गॉट अ सक्सेस रेट और ए फेलियर रेट। ओके। In terms of shoulder replacement, I would say the success rate is close to 95 to 98%. ठीक है? ओके। कॉम्प्लिकेशंस यूजुअली टेक्निक रिलेटेड होते हैं। अगर प्रॉपर टेक्निक से नहीं किया गया है शोल्डर रिप्लेसमेंट तो उसमें फिर लोगों को डिसलोकेशन होने के चांसेस होते हैं या फिर थोड़ा पेनफुल रह सकता है, स्टिफ हो सकता है। लेकिन अगर प्रॉपर टेक्निक से किया गया है देन द रिजल्ट्स ऑफ शोल्डर रिप्लेसमेंट्स आर वेरी वेरी ग्रेटिफाइंग। सो डॉक्टर, जैसे कि देखा जाता है, जैसे शोल्डर की बात आती है या जॉइंट्स की बात आती है, तो वहाँ पे लोग घर पे भी इलाज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो घर पे जैसे वो गर्म पट्टी का यूज़ करना या स्प्रे का यूज़ करना या अदर चीज़ों का यूज़ करना, तो वो कितना सही है और इसके क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं अगर इग्नोर किया जाए? सो यस, आई एग्री कि शोल्डर पेन थोड़ा सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको लोग इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। ठीक है, और कई बार वो अपना देसी इलाज करते हैं, गर्म पट्टी लगा ली या फिर जेल लगा लिया। तो ठीक है, आई वुड से कि जो इनिशियल पार्ट में अगर आपका पेन शुरू हुआ है और कई बार ऐसा भी होता है कि मसल स्प्रेन केवल होता है, थोड़ा सा लिगामेंट स्प्रेन है और उसमें इन सब इलाज से आराम भी आ जाता है। ठीक है ना, एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन इट, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर अंदर कोई सीरियस प्रॉब्लम है जैसे कि रोटेटर कफ टीयर है, ठीक है, या कोई लिगामेंट टीयर है इस तरह से, तो उस केस में आपको इससे लंबे समय नहीं आराम आएगा। तो अगर आपकी प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है, से ये सब करने के बावजूद 2-3 हफ्ते के बावजूद 4-1 महीने के बाद भी ये प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है, देन यू शुड नॉट इग्नोर इट। तो उस समय फिर आप प्रॉपर एक प्रोफेशनल की सलाह लो। ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है कि उस समय प्रॉब्लम जो है शुरुआती दौर में है और उसको और अच्छे तरीके से टैकल किया जा सकता है। तो इनिशियल पार्ट में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये ट्राई करके देख लो। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम फिर भी परसिस्ट कर रही है देन इट्स बेटर कि आप एक बार के लिए प्रोफेशनल की सलाह कंसल्ट करें। ठीक है। सो जैसे कि लोग होम रेमेडीज के साथ साथ कुछ जैसे पहलवान या कुछ ऐसे लोगों पे भी अपने शोल्डर का इलाज कराने चले जाते हैं, तो वो कितना सही है? देखिए, इंडिया इज अ बिग कंट्री, है ना, एंड आई अंडरस्टैंड कि काफी बड़ी पॉपुलेशन है और प्रॉपर डॉक्टर के लिए एक्सेस भी नहीं रहता है। बिल्कुल। उसी तरह कुछ इंटीरियर टाउन्स हैं, गांव हैं जहाँ पे लोगों को
एक्सेस नहीं रहता हाँ, है कुछ और लोग फाइनेंशियली इस भी। तरह से क्वैक्स या फिर हम्म, जैसा आपने बोला पहलवान से ट्रीटमेंट हम्म, कराते हैं। हम्म, छोटी मोटी प्रॉब्लम वो लेप लगा के या कुछ करते हैं, वो अपने आप ठीक भी हो जाती है, हम्म, क्योंकि क्या है कि बॉडी की हम्म, एक अपनी हीलिंग पावर भी होती है। हम्म, ठीक है ना? और छोटे मोटे जो टीयर्स होते हैं, स्प्रेन होते हैं, हम्म, वो अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। हम्म, ठीक है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि इन सब से पेशेंट को काफी कॉम्प्लिकेशंस भी हुए हैं। हम्म, जैसे खुद मैंने देखा है, पेशेंट ने मेरे को वीडियो दिखाया, किसी का फ्रोजन शोल्डर था जो पहलवान के पास गया हम्म, और उसने उसको जबरदस्ती खोलने की कोशिश की और जॉइंट तो नहीं खुला लेकिन उसकी हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर आ गया। यस, तो हमें पहले फ्रैक्चर ट्रीट करना पड़ा, उसके हम्म, बाद फिर उसकी जॉइंट की स्टिफनेस को ठीक किया। हम्म, ठीक है ना? सो दीज आर सम सीरियस कॉम्प्लिकेशंस विद दिस हम्म, ट्रीटमेंट। कई बार हमने ये भी देखा है कि इन पेशेंट को कई बार या बच्चों को कई बार इतनी टाइट पट्टी बांध दी जाती है कि उनके ब्लड का सर्कुलेशन तक रुक जाता सर्कुलेशन। है। ठीक है, और जिसमें कई बार एम्पुटेशन वगैरह की भी जरूरत पड़ जाती है। बिल्कुल। ठीक है ना? हम्म, तो इट शुड बी डन वेरी कॉशियसली, और आपको किसी भी स्टेज में लगे कि नहीं दिक्कत है तो फिर हम्म। इट्स बेटर कि आप प्रॉपर प्रोफेशनल को देखो। सो डॉक्टर, वेरी गुड डिस्कशन। सो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो हमारी ऑडियंस है, उन्हें काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी। और लोगों को जो घर पे होम रेमेडीज करते हैं उससे कि वो डॉक्टर को प्रॉपर कंसल्ट कराएं। क्या आप हमारी ऑडियंस के लिए शोल्डर से रिलेटेड क्या मैसेज देना चाहेंगे? सो हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली जी। हैं। हम्म, आई वुड स्टिल से कि शोल्डर की प्रॉब्लम को uh, लोग काफ़ी इग्नोर करते हैं, बिल्कुल। और ये भी लोगों में मिसकंसेप्शन है कि अगर शोल्डर में प्रॉब्लम हो गई तो इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा नहीं है। आज की तारीख में कई सारी नई टेक्निक्स आ गई हैं, कई सारे नए तरीके आ गए हैं जिससे कि शोल्डर की प्रॉब्लम्स का बहुत अच्छा इलाज होता है, और जिसमें कि शोल्डर का पूरा फंक्शन आ जाता है। जो आर्थोस्कोपिक सर्जरीज हैं, दूरबीन वाली सर्जरीज हैं, इट्स बहुत ही प्रिसाइज सर्जरी होती हैं, इतने छोटे से कट में हो जाती हैं, कोई पेन नहीं होता है, कोई ब्लीडिंग नहीं होती है। और उसी तरह जो एल्डरली पर्सन होते हैं उनमें आजकल हम शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं, जिसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो मेरा यही बोलना है कि अगर आपकी शोल्डर की प्रॉब्लम आपको तंग कर रही है तो एक तो पहली बात है उसको इग्नोर नहीं करें, और दूसरी बात है अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है तो आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल की सलाह लें, क्योंकि इस प्रॉब्लम का, शोल्डर की प्रॉब्लम का आज की तारीख में बहुत अच्छा इलाज संभव है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। सो अगर ये एपिसोड आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको शोल्डर या जॉइंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर शेखर श्रीवास्तव सर से आप कंसल्ट करा सकते हैं, जो कि हम लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर देंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली वीडियो में हम आपका उससे रिलेटेड आपके आंसर देंगे। एंड अपने हेल्थ का ध्यान रखें। अगर आपको कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप प्रॉपर एक डॉक्टर और उससे रिलेटेड स्पेशलिस्ट को दिखाएं, जिससे कि आपकी ज़्यादा चीज़ें डेंजरस ना हो। तो प्लीज़ स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।